हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 6 का चैप्टर 7 है, राज्य से साम्राज्य। और ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपका प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। इसी चैप्टर से आपका पार्ट 1 ठीक है इस तरीके से है। तो डियर, हम आपको बता दें कि एक बार एनसीईआरटी की बुक तो हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट में जो है हमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट को रख दिया जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने करने के लिए हमें एक बार चैप्टर को डिस्कस करना चाहिए। और एमसीक्यू क्लास उसका कंप्लीट हो चुका है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग जो है हम लोगों का क्लास 6 का एनसीईआरटी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बहुत ही जल्द जो है क्लास 7 भी स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका अशोक के बारे में। और आपका हर एक क्वेश्चन में जो है ना अशोक का अभिलेख से या अशोक का धर्म से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। देखिए, याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका आता है कि अशोक का जो अभिलेख है किस भाषा में आपको दिखने को मिला है। तो भाषा प्राकृत भाषा है, ठीक है। और किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा किस भाषा में, ये प्राकृत भाषा और लिपि कौन सी है, ब्रह्म लिपि में है, ब्रह्मी लिपि में है। ठीक है ना। तो अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्राकृत भाषा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत भाषा जो है ना ये आम भाषा होती है। आम भाषा क्या होता है ना, जैसे कि आम आदमी जो अपने बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग आम भाषा कहते हैं, और यही जो प्राकृत भाषा है वो आम भाषा थी। तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। अब देखिए अशोक, थोड़ा सा हम लोग अशोक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इससे पहले हम लोग देखें कि अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो भाई ये मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये आपका मौर्य वंश का संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, तो बिंदुसार था। और बिंदुसार का बेटा कौन था, तो सम्राट अशोक था। तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सम्राट अशोक का क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली दादाजी रहेंगे। और अशोक क्या रहेगा, पुत्र रहेगा। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, याद रखिएगा। अब देखिए अशोक का कलिंग युद्ध। देखिए, जब ये राजा बने थे ना, ठीक उसका 8 साल के बाद कलिंग युद्ध हुआ था। और जिसमें इस कलिंग युद्ध में ना लाखों लोग मर गए थे, लाखों लोग का खून देख के, उसका मृत शरीर देख के ना इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। और वो इसी समय निर्णय लिए थे कि आज के बाद वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने धम्म का सहारा लिया था। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि ये बताओ भाई ये कलिंग है कहाँ। तो कलिंग कहाँ है पता है, ये तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, पहले तो आपका ये कहाँ है इस तरीके से पूछा जाता है, तो ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, और दूसरा इस तरीके के क्वेश्चन आता है कि कलिंग युद्ध किसका मतलब कि दूसरा नाम है, जैसे फिर इसमें तटवर्ती उड़ीसा, फिर एक दो ऑप्शन में उड़ीसा करके ही कुछ रहेगा। तो याद रखिएगा ये तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की लाख। तो अभी जो हम आपको बताया ना, बस वही सब यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने देखा कि बहुत लोग मारे गए हैं। हर एक लोग जो है अपने अपने सगी संबंधी के लिए रो रहे हैं। किसी का बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, किसी का भाई मर गया। इस तरीके से वो जब देखे ना तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। ये बिहार के रामपुरा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और ये उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। पहला तो ये याद रखिएगा, रामपुरा कहाँ है, तो रामपुरवा जो है ये आपका बिहार में है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है। अगर हम आपको बता दे रहे हैं कि एनसीईआरटी में अगर किसी जगह का डिस्कशन किया गया है तो उस जगह को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो रामपुरवा का है, ये बिहार में है। अब देखिए अशोक के धम्म से हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। सिटेट में स्टार्ट करते हैं क्या है। तो देखिए अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य है कि अपने प्रजा को निर्देश दे। वो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। किससे क्वेश्चन आता है, वो किसके उपदेश से प्रेरित हुए थे, भाई वो बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हुए थे, याद रखिएगा। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी।
उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में वो पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्या का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया था। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वो राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ के सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक के धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र और संघमित्रा को इस कार्य हेतु श्रीलंका भेजा। मैं आपको यहाँ पे एक एक लाइन इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला तो आपको ये याद होना चाहिए, उसका पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। क्वेश्चन ये भी आता है कि उसका कहाँ भेजा गया था उपदेश देने के लिए, तो भाई उसे श्रीलंका भेजा गया था। और अपने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए कहाँ कहाँ भेजा गया था दूत, तो सीरिया में भेजा गया था, मिस्र में भेजा गया था और ग्रीस में भेजा गया था। तो यहाँ से इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनता है। देखिए उन्होंने बहुत सारे चीज़ बनवाए, जैसे कि कुआं, विश्राम गृह। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की थी। अब देखिए अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वो बीमार होते हैं, जब उनके बच्चे का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा करते हैं तब वो तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा फलदायी होगी। यह अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म का निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों की धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म का ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी के दूसरे के धर्म की प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। अब ये बताइए भाई, ये हम आपको पढ़ के क्यों सुनाएं? तो आपको यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन है आपका अशोक का धर्म से डायरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो अनुष्ठान करते हैं लोग, जैसे कि आप देखते होंगे कि हर एक चीज़ के लिए लोग यहाँ पे अनुष्ठान करते हैं। अगर बच्चे नहीं होते, अगर यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा, बीमार होते हैं, हर चीज़ के लिए अनुष्ठान करते हैं। ये करते हैं कि ऐसा होगा तो ये करेंगे, वो करेंगे। तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम्हें क्या करना चाहिए, इसके लिए अपना व्यवहार अच्छा रखो, यानी दास नौकर के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखो, बड़ों का आदर करो। अभी देख ही रहे हैं कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ अपने, तो अपने जीवों पर दया करो और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान दो, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हिंदू मुस्लिम का लड़ाई में अभी एक दूसरे का धर्म को वो गलत कहते हैं, अपने धर्म को अच्छा कहते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तो वो दूसरे के धर्म की मतलब निंदा नहीं करते बस, बल्कि वो अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है हमें अशोक के धर्म में देखने को मिला है ये स्टेटमेंट, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। देखिए ब्रह्म लिपि अगर पूछ दिया जाए अशोक की जो अभिलेख है या शिलालेख है वो कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो यह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। और कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो वो आपको प्राकृत भाषा में लिखी गई है। क्लियर है यहाँ पे? देखिए आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ पर आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तुम कलिंग में रहते हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी, अब देखिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमें कितना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिला है, इसलिए हम इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएं। तो हम अब फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तो इस चैप्टर का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।